सामान्य अध्ययन MCQs हिंदी पाठ 134 पहला प्रश्न। एक निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक केंद्र सरकार द्वारा रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर की नियुक्ति की जाती है। 2 भारतीय संविधान के कतिपय प्रावधान केंद्र सरकार को जनहित में RBI को निर्देश देने का अधिकार देते हैं। 3 RBI का गवर्नर अपना अधिकार पावर RBI अधिनियम से प्राप्त करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ए. केवल 1 और 2, B. केवल 2 और 3, C. केवल 1 और 3, D. 1, 2 और 3। इस प्रश्न का उत्तर है C. केवल 1 और 3 इन सही है। एक केंद्र सरकार द्वारा RBI के गवर्नर की नियुक्ति की जाती है, यह सही है। 2 भारतीय संविधान में केंद्र सरकार को RBI को निर्देश देने का अधिकार नहीं है, बल्कि यह अधिकार केवल RBI अधिनियम के तहत सीमित है, इसलिए यह गलत है। 3 RBI का गवर्नर अपना अधिकार RBI अधिनियम से प्राप्त करता है, यह सही है। इसलिए सही उत्तर केवल 1 और 3 है। अगला प्रश्न। 2 भारत में नियोजित अनियत मजदूरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 सभी अनियत मजदूर कर्मचारी भविष्य निधि सुरक्षा के हकदार हैं। 2 सभी अनियत मजदूर नियमित कार्यसमय एवं समयोपरि भुगतान के हकदार हैं। 3 सरकार अधिसूचना के द्वारा यह विनिर्दिष्ट कर सकती है कि कोई प्रतिष्ठान या उद्योग केवल अपने बैंक खातों के माध्यम से मजदूरी का भुगतान करेगा। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ए. केवल 1 और 2, B. केवल 2 और 3, C. केवल 1 और 3, D. 1, 2 और 3। इस प्रश्न का उत्तर है D. 1, 2 और 3 इन सही है। 1 सभी अनियत मजदूर कर्मचारी भविष्य निधि सुरक्षा के हकदार होते हैं, यदि उनका वेतन निर्धारित सीमा से कम न हो, यह सही है। 2 सभी अनियत मजदूर नियमित कार्यसमय और समयोपरि भुगतान के हकदार होते हैं, यह भी सही है। 3 सरकार अधिसूचना के द्वारा यह निर्देशित कर सकती है कि कोई प्रतिष्ठान मजदूरी का भुगतान केवल बैंक खातों के माध्यम से करेगा, यह सही है। इसलिए सभी कथन सही हैं। अगला प्रश्न। 3 आर्थिक मंदी के समय निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाए जाने की सर्वाधिक संभावना होती है? ए. कर की दरों में कटौती के साथ साथ ब्याज दर में वृद्धि करना। B. सार्वजनिक परियोजनाओं पर व्यय में वृद्धि करना। C. कर की दरों में वृद्धि के साथ साथ ब्याज दर में कमी करना। D. सार्वजनिक परियोजनाओं पर व्यय में कमी करना। इस प्रश्न का उत्तर है B. आर्थिक मंदी के समय सरकार आमतौर पर मांग को बढ़ाने के लिए सार्वजनिक परियोजनाओं पर व्यय बढ़ाती है। यह कदम रोजगार सृजन करता है और आर्थिक गतिविधियों को पुनः सक्रिय करता है। इसके अलावा सरकार कर दरों को कम करके या ब्याज दरों में कटौती करके उपभोक्ताओं और व्यवसायों को अधिक खर्च करने और निवेश करने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है, ताकि मंदी से उबरने में मदद मिल सके। अगला प्रश्न। 4 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अन्य बातें अपरिवर्तित रहने पर भी किसी वस्तु के लिए बाजार मांग बढ़ सकती है, यदि 1 इसकी स्थानापन्न वस्तु की कीमत में वृद्धि हो। 2 इसकी पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि हो। 3 वस्तु घटिया किस्म की है और उपभोक्ताओं की आय में वृद्धि होती है। 4 इसकी कीमत घटती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ए. केवल 1 और 4, B. 2, 3 और 4, C. 1, 3 और 4, D. 1, 2 और 3। इस प्रश्न का उत्तर है ए. यदि स्थानापन्न वस्तु की कीमत बढ़ती है, तो उपभोक्ता उस वस्तु की ओर रुख कर सकते हैं, जिससे उसकी मांग बढ़ेगी। पूरक वस्तु की कीमत बढ़ने पर दोनों वस्तुओं की मांग में कमी आती है, इसलिए यह प्रभावी नहीं है। घटिया वस्तु के लिए मांग तब बढ़ेगी जब उपभोक्ता की आय कम हो, न कि जब आय बढ़े। वस्तु की कीमत घटने पर आमतौर पर उसकी मांग बढ़ती है।
अगला प्रश्न 5 भारत में शहरी सहकारी बैंकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. राज्य सरकारों द्वारा स्थापित स्थानीय मंडलों द्वारा उनका पर्यवेक्षण एवं विनियमन किया जाता है। 2. वे इक्विटी शेयर और अधिमान शेयर जारी कर सकते हैं। 3. उन्हें वर्ष 1966 में एक संशोधन के द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 के कार्यक्षेत्र में लाया गया था। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ए. केवल 1, बी. केवल 2 और 3, सी. केवल 1 और 3, डी. 1, 2 और 3। इस प्रश्न का उत्तर है बी। शहरी सहकारी बैंकों का पर्यवेक्षण और विनियमन भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा किया जाता है, न कि राज्य सरकारों द्वारा स्थापित स्थानीय मंडलों द्वारा। शहरी सहकारी बैंकों को इक्विटी शेयर और अधिमान शेयर जारी करने की अनुमति है। 1966 में बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 में एक संशोधन के द्वारा शहरी सहकारी बैंकों को इसके कार्यक्षेत्र में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न 6. भारतीय सरकारी बॉन्ड प्रतिफल निम्नलिखित में से किनसे प्रभावित होते हैं? 1. यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल रिजर्व की कार्रवाई। 2. भारतीय रिजर्व बैंक की कार्रवाई। 3. मुद्रास्फीति एवं अल्पावधि ब्याज दर। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए. केवल 1 और 2, बी. केवल 2, सी. केवल 3, डी. 1, 2 और 3। इस प्रश्न का उत्तर है डी। भारतीय सरकारी बॉन्ड प्रतिफल पर कई कारक प्रभाव डालते हैं। 1. यूएस फेडरल रिजर्व की नीतियों से वैश्विक ब्याज दरें प्रभावित होती हैं, जो भारतीय बॉन्ड प्रतिफल को प्रभावित कर सकती हैं। 2. भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की नीतियां, जैसे कि रेपो दर में बदलाव, भी भारतीय बॉन्ड प्रतिफल को प्रभावित करती हैं। 3. मुद्रास्फीति और अल्पावधि ब्याज दरों का भी सीधा असर बॉन्ड प्रतिफल पर पड़ता है। अगला प्रश्न 7. निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 1. विदेशी मुद्रा संपरिवर्तनीय बॉन्ड। 2. कुछ शर्तों के साथ विदेशी संस्थागत निवेश। 3. वैश्विक निक्षेपागार डिपॉजिटरी प्राप्तियां। 4. अनिवासी विदेशी जमा। उपर्युक्त में से किन्हें विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में सम्मिलित किए जा सकते हैं? ए. 1, 2 और 3, बी. केवल 3, सी. 2 और 4, डी. 1 और 4। इस प्रश्न का उत्तर है ए। विदेशी मुद्रा संपरिवर्तनीय बॉन्ड एफसीएनबी को विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई में शामिल किया जा सकता है, क्योंकि यह विदेशी निवेश को आकर्षित करते हैं। कुछ शर्तों के साथ विदेशी संस्थागत निवेश एफआईआई भी एफडीआई में शामिल होता है, क्योंकि वे भारतीय बाजारों में निवेश करते हैं। वैश्विक निक्षेपागार प्राप्तियां जीडीआर्स भी एफडीआई के अंतर्गत आती हैं, क्योंकि यह विदेशी निवेशकों को भारतीय कंपनियों में निवेश करने का अवसर देती हैं। अनिवासी विदेशी जमा एनआरआईज को एफडीआई में नहीं माना जाता है। अगला प्रश्न 8. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी मुद्रा के अवमूल्यन का प्रभाव यह है कि वह अनिवार्य रूप से 1. विदेशी बाजारों में घरेलू निर्यातों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाता है। 2. घरेलू मुद्रा के विदेशी मूल्य को बढ़ाता है। 3. व्यापार संतुलन में सुधार लाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ए. केवल 1, बी. 1 और 2, सी. केवल 3, डी. 2 और 3। इस प्रश्न का उत्तर है ए। जब किसी मुद्रा का अवमूल्यन होता है, तो यह विदेशी बाजारों में घरेलू उत्पादों की कीमतों को सस्ता बना देता है, जिससे घरेलू निर्यातों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ती है। इसका मतलब यह है कि निर्यातकों को अपनी उत्पादों की बिक्री में लाभ होता है। हालांकि मुद्रा अवमूल्यन से घरेलू मुद्रा का विदेशी मूल्य कम हो जाता है और व्यापार संतुलन पर इसके प्रभाव का निर्धारण कई अन्य कारकों पर निर्भर करता है, इसलिए 2 और 3 गलत हैं। अगला प्रश्न 9. भारत में काले धन के सृजन के निम्नलिखित प्रभावों में से कौन सा भारत सरकार की चिंता का प्रमुख कारण है? ए.
स्थावर संपदा के व्यय और विलासितायुक्त आवास में निवेश के लिए संसाधनों का अपयोजन। बी, अनुत्पादक गतिविधियों में निवेश और जवाहरात, गहने, सोना इत्यादि का व्यय। सी, राजनीतिक दलों को बड़े चंदे एवं क्षेत्रवाद का विकास। डी, कर अपवंचन के कारण राजकोष में राजस्व की हानि। इस प्रश्न का उत्तर है डी। काले धन के सृजन से मुख्य समस्या यह होती है कि लोग करों से बचने के लिए अपनी आय को छिपाते हैं, जिससे सरकार को राजस्व की हानि होती है। यह भारत सरकार की चिंता का प्रमुख कारण है, क्योंकि इससे सरकारी योजनाओं और विकास कार्यों के लिए आवश्यक धन की कमी हो सकती है। अन्य विकल्पों से सरकार की चिंता आंशिक होती है, लेकिन राजस्व की हानि सबसे बड़ा मुद्दा है। अगला प्रश्न, 10 निम्नलिखित में से कौन सा अपने प्रभाव में सर्वाधिक मुद्रास्फीति कारक हो सकता है? ए, सार्वजनिक ऋण की चुकौती। बी, बजट घाटे के वित्तीयन के लिए जनता से उधार लेना। सी, बजट घाटे के वित्तीयन के लिए बैंकों से उधार लेना। डी, बजट घाटे के वित्तीयन के लिए नई मुद्रा का सृजन करना। इस प्रश्न का उत्तर है डी। नई मुद्रा का सृजन मुद्रास्फीति का सबसे अधिक कारण बन सकता है, क्योंकि इससे अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जाती है, जबकि वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर प्रभाव नहीं पड़ता। इससे मुद्रा की कीमत कम होती है और वस्तुओं के दाम बढ़ सकते हैं, जिससे मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। अन्य विकल्पों में भी मुद्रास्फीति हो सकती है, लेकिन नई मुद्रा का सृजन सबसे प्रभावी होता है।